नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आग के बादल। आग के बादल, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन प्रभाकर बाबू। दीपनगर के राजा जगन सिंह का इकलौता बेटा था मगन सिंह। वह जितना तलवार का धनी था, उससे अधिक अपनी आन का पक्का था। एक दिन युवराज मगन सिंह आखेट करने के लिए वन में गया तो उसकी भेंट अजीतगढ़ की राजकुमारी माधवी से हुई। राजकुमारी माधवी, यदि आप चाहें तो दीपनगर और अजीतगढ़ के बीच चली आ रही पुश्तैनी शत्रुता मित्रता में बदल सकती है। वह कैसे युवराज? तब मगन सिंह ने माधवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर माधवी ने कहा, युवराज, मेरी एक शर्त है। आपको मेरे पिताजी के पास आकर स्वयं मेरा हाथ मांगना होगा। मैं तुम्हारी यह शर्त स्वीकार करता हूँ राजकुमारी माधवी। शर्त के मुताबिक एक दिन युवराज मगन सिंह अजीतगढ़ के राजा अजीत सिंह के पास पहुंचा और उन्हें अपने आने का कारण बताया, जिसे सुनकर अजीत सिंह ने कहा, युवराज, अगर तुम मेरुदंड पर्वत पर जाकर मुंजाल दैत्य को मार दो तो हम सहर्षी राजकुमारी माधवी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। बस महाराज, अब मुंजाल दैत्य को मारने का जिम्मा हमारा रहा। अब हम उसे मारने के पश्चात ही आपके पास आएंगे। मेरुदंड पर्वत पर पहुंचकर उसने रास्ते में धर्म देवता द्वारा दी गई तलवार के वारों से मुंजाल दैत्य को बुरी तरह घायल कर दिया। आह! राजकुमारी प्रतिभा, जिसे दैत्य मुंजाल अपहरण करके लाया था, भयभीत सी देख रही थी। तब मगन सिंह के आदेश पर मानवता की देवी द्वारा दिए गए जादुई शीशे से रीछ बाहर निकला और उसने मुंजाल दैत्य पर वार किया। मानवता की देवी के रीछ, मुझे माफ कर दे, मुझे मत मार। रीछ ने एक ही वार में मुंजाल दैत्य का काम तमाम कर दिया। तब मगन सिंह राजकुमारी प्रतिभा के पास पहुंचा। तुम कौन हो बहन? ओह, तुमने मुझे बहन कहा। तब राजकुमारी प्रतिभा ने उसे अपना परिचय दिया। फिर वह राजकुमारी प्रतिभा को लेकर उसके पिता राजा प्रीतम सिंह के पास पहुंचा। राजा प्रीतम सिंह उस समय मरणासन में थे। बेटा मगन सिंह, जब तुमने राजकुमारी प्रतिभा को बहन बनाया है तो मेरी बात इसका ख्याल रखना। महाराज, दिल छोटा न कीजिए, मैं बहन प्रतिभा का पूरा ख्याल रखूंगा। राजा प्रीतम सिंह की मृत्यु के पश्चात युवराज मगन सिंह ने चिता को अग्नि दिखाई। तत्पश्चात वह अजीत सिंह के दरबार में पहुंचा। युवराज मगन सिंह, क्या तुम मुंजाल दैत्य को मार आए हो? महाराज, मुंजाल दैत्य अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मैंने मौत के घाट उतार दिया है। सुनकर प्रीतम सिंह हक्का बक्का रह गया। उसे हक्का बक्का देख मगन सिंह बोला, महाराज, मैंने अपने वचन का पालन कर दिया है। अब आप भी अपने दिए वचन का पालन कीजिए और राजकुमारी माधवी का हाथ हमें सौंप दीजिए। यह सब घटनाएं हम जादुई शीशे का रीछ में देख चुके हैं। अब आगे। राजा अजीत सिंह ने मगन सिंह से कहा, युवराज मगन सिंह, हम तुम्हारी ताकत का लोहा मान गए हैं। तुम वास्तव में ही राजकुमारी माधवी के योग्य वर हो। हम सारे बैर भाव भूलकर राजकुमारी माधवी का विवाह तुम्हारे साथ करने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद महाराज। तब शुभ मुहूर्त में युवराज मगन सिंह और राजकुमारी माधवी का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा अजीत सिंह ने खूब दान दहेज देकर राजकुमारी माधवी को मगन सिंह के साथ विदा किया। युवराज, महाराज जगन सिंह से कहना कि वह अब पुरानी शत्रुता को भूल जाएं। आज से हम उनके सेवक हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ युवराज मगन सिंह दीपनगर पहुंचा। राजमहल में पहुंचकर उसने पिता का आशीर्वाद लिया। बेटा, तुमने तो असंभव को संभव करके दिखा दिया है। राजा अजीत सिंह को प्रसन्न करना तो बहुत टेढ़ी खीर थी। हम तुमसे बहुत खुश हैं। पिताजी महाराज, यह सब आपके ही प्रताप से हुआ है। दूसरी ओर रानी ललिता ने दरबार में घोषणा की, क्योंकि राजकुमारी प्रतिभा राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती है और फिर एक ना एक दिन उसे विवाह के पश्चात प्रीतनगर छोड़कर अपने पति के राज्य जाना होगा। इसलिए आज से इस देश की महारानी हम हैं। आज से हमारे आदेश पर ही राज्य का प्रत्येक कार्य हुआ करेगा। और उस दिन से ही ललिता के निर्देश पर प्रीतनगर का राज कार्य चलने लगा। एक दिन महारानी ललिता को तांत्रिक अंजन देव प्रणाम करता है। ओह, तो यह मशहूर तांत्रिक अंजन देव हैं। महारानी ललिता तत्काल सिंहासन से उठी और तांत्रिक अंजन देव के पास आकर आदर सहित बोली, आइए महातांत्रिक, प्रीतनगर की महारानी आपका स्वागत करती है। रानी ललिता ने पूर्ण सम्मान के साथ तांत्रिक अंजन देव को अपने बराबर में बिठाया। तत्पश्चात, महातांत्रिक, हमारे दिल में बहुत दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी।
आज वह इच्छा पूरी हुई। हम चाहते हैं कि आप हमारे राजमहल में रुककर हमें अपनी सेवा का थोड़ा सा मौका दें। महारानी, आपके आदेश को हम टालेंगे नहीं, हमें आपका आतिथ्य स्वीकार है। तब दरबार की समाप्ति पर महारानी ललिता तांत्रिक अंजन देव को साथ लेकर अपने राजमहल में पहुंची। महातांत्रिक अंजन देव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से मैं शक्तिशाली बन जाऊं, कोई भी मेरे सामने सिर उठाकर बात न कर सके। ललिता की बात सुनकर तांत्रिक अंजन देव ने आंखें मूंद ली। कुछ देर मनन करने के पश्चात उसने आंखें खोली और बोला, महारानी, मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी पुत्री राजकुमारी का विवाह कहीं तय हो चुका है? यह सुनकर रानी ललिता चौंकी। यह सवाल आपने क्यों पूछा है महातांत्रिक? महारानी, मैं किसी से कोई भी बात निरर्थक नहीं पूछता हूँ। मेरी प्रत्येक बात का अर्थ होता है। मैंने आपसे जो बात पूछी है, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। महातांत्रिक, महाराजा प्रीतम सिंह अपने मरने से पहले दुर्गपुर के राजा भूदेव सिंह के पुत्र युवराज जयदेव के साथ राजकुमारी प्रतिभा का रिश्ता पक्का कर गए थे। यही तो गड़बड़ हो गई। युवराज जयदेव के नक्षत्र आप पर भारी पड़ रहे हैं, जिसके कारण प्रीतनगर पर आपका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। विवाह के पश्चात जयदेव प्रीतनगर पर कब्जा कर लेगा और आपको धक्के देकर राज्य से बाहर निकाल देगा। ओह, यह तो आपने बहुत बुरी बात बताई है महातांत्रिक। क्या युवराज जयदेव के प्रकोप से बचने का कोई उपाय है? उपाय तो है महारानी, लेकिन आप उसे कर नहीं पाएंगी। आप उपाय बताइए तो सही महातांत्रिक, मैं हर हालत में उस उपाय पर अमल करूंगी। तो सुनो महारानी, आपको जयदेव के साथ हुआ रिश्ता तोड़ना होगा और राजकुमारी प्रतिभा का रिश्ता चंद्रदेश के राजा चंद्रेश के साथ करना होगा। राजा चंद्रेश के नक्षत्र आपके बहुत अनुकूल हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महातांत्रिक? चंद्रदेश के राजा चंद्रेश तो अधेड़ आयु के हैं और एक आंख के काने भी हैं। राजकुमारी प्रतिभा और उनका भला क्या मेल? मैंने तो पहले ही कहा था महारानी कि आप मेरा बताया उपाय न कर सकेंगी, और इस उपाय के अलावा दूसरा और कोई उपाय है भी नहीं। अगर आप राजा चंद्रेश के साथ राजकुमारी प्रतिभा का विवाह कर देंगी तो चंद्रेश के शुभ नक्षत्रों के कारण आपकी कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। एक बार फिर सोच लीजिए महारानी, आप अपना पतन चाहती हैं या उत्थान? तांत्रिक की बात सुनकर रानी ललिता गहरे सोच में डूब गई। फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के पश्चात बोली, ठीक है महातांत्रिक, आपने जो उपाय हमें बताया है उसे मैं अवश्य करूंगी। मैं किसी भी प्रकार इस राज्य को अपने हाथों से नहीं खोना चाहती, चाहे इस कार्य के लिए मुझे कोई अनुचित कार्य ही क्यों न करना पड़े। शाबाश महारानी, आपकी उचित निर्णय क्षमता को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। महातांत्रिक, जब आपने हमें आने वाले खतरे से आगाह कर ही दिया है तो मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसी तांत्रिक शक्ति दो जिसे सीखने के पश्चात मैं समय से पूर्व ही शत्रुओं की चालों से अवगत हो जाऊं। अवश्य महारानी, हम आपको ऐसी तांत्रिक शक्ति अवश्य देंगे। उसी रात राजमहल के एक कक्ष में, महारानी, अब आप तांत्रिक विद्या का कमाल देखना, कहकर तांत्रिक ने एक खोपड़ी को हाथ में उठाया और उसने हाथ में पकड़ी हड्डी को खोपड़ी पर 5 बार घुमाया। अगले ही पल, हा हा हा, महातांत्रिक अंजन देव, आपने मरकट को क्यों याद किया है? मरकट, महारानी ललिता कोई भी एक तांत्रिक शक्ति प्राप्त करना चाहती है। हमने इन्हें तांत्रिक शक्ति देने का वचन दिया है। तुम फौरन ही मरघट से एक अधजली खोपड़ी लेकर आओ। उस खोपड़ी के द्वारा हम महारानी ललिता को तांत्रिक सिद्धि प्रदान करेंगे। जो आज्ञा महातांत्रिक अंजन देव, मैं अभी मरघट जाता हूँ। इतना कहकर मरकट कक्ष की खिड़की से बाहर निकल गया। अरे, तब तांत्रिक अंजन देव आंखें मूंद कर बैठ गया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। महातांत्रिक अंजन देव तो सचमुच ही बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है। तांत्रिक अंजन देव बहुत देर तक इसी तरह मंत्र बुदबुदाता रहा। तभी, आंखें खोलिए महातांत्रिक, मैं मरघट से अधजली खोपड़ी ले आया हूँ। सुनकर तांत्रिक अंजन देव ने आंखें खोली और उससे खोपड़ी ले ली। मरकट, अब तुम वापस चले जाओ, हम अब तांत्रिक अनुष्ठान करने वाले हैं। जो आज्ञा महातांत्रिक। अगले ही पल मरकट अदृश्य हो गया। तांत्रिक अंजन देव ने लोबान जलाया जिससे सारे कक्ष में धुआं फैल गया। तब वह खोपड़ी रानी ललिता के माथे से छुआते हुए बोला, जय भैरवी, महारानी ललिता को ऐसी शक्ति दो जिसके द्वारा ये पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर और पानी की भाषा को भी समझ सके। महातांत्रिक, जा
ऐसा ही होगा। तब तांत्रिक अंजन देव उस अधजली खोपड़ी को रानी ललिता को देता हुआ बोला, लीजिए महारानी, इस खोपड़ी को हमेशा अपने पास रखना। जब तक यह खोपड़ी आपके पास रहेगी तब तक आप पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर और पानी की भाषा को आसानी से समझती रहेंगी। लेकिन महातांत्रिक, मैं पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर और पानी की भाषाओं को समझकर क्या करूंगी? महारानी, यह आपकी भूल है। मनुष्यों की भांति ये लोग भी आपस में वार्तालाप करते हैं। आने वाले संकट का इन्हें पूर्वाभास हो जाता है, अतः ये समय से पहले ही आपको आने वाले हर संकट से अवगत करा दिया करेंगे। ओह, तब तो यह तांत्रिक शक्ति मेरे बड़े काम की है। खुश होकर रानी ललिता ने वह खोपड़ी तांत्रिक से ले ली। दूसरी सुबह जब तांत्रिक अंजन देव प्रीतनगर से जाने लगा, महारानी, चलते चलते मैं तुम्हें एक अद्भुत वस्तु के बारे में और बताता हूँ। यहाँ से 50 कोस दूरी पर पूर्व दिशा में एक गुफा है। उस गुफा में तंत्र मंत्र की एक पुस्तक रखी हुई है। उस पुस्तक में तंत्र मंत्र की समस्त शक्तियों के बारे में लिखा है, अतः आप जब भी किसी गहरे संकट में हो उस अद्भुत पुस्तक को मंगा सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, उस गुफा में स्त्री का प्रवेश वर्जित है। केवल पुरुष ही उस गुफा में जा सकता है। मैं आपकी बात ध्यान रखूंगी महातांत्रिक। तब तांत्रिक अंजन देव ने रानी ललिता से विदा ली और सीधा चंद्रदेश के राजा चंद्रेश के पास पहुंचा। आओ महातांत्रिक अंजन देव, कहो प्रीतनगर से क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैं रानी ललिता पर पूरी तरह अपना सिक्का जमा आया हूँ। वे राजकुमारी प्रतिभा का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हो गई है। ओ महातांत्रिक, तुमने तो असंभव को भी संभव कर दिखाया है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? रानी ललिता हमारे साथ अपनी सुंदर कन्या का विवाह करने के लिए तैयार कैसे हो गई? महाराज, रानी ललिता एक धूर्त स्त्री है। राज्य के लोभ में वह अपनी सौतेली बेटी को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गई है। तब तांत्रिक ने चंद्रेश को विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। सारी बात जानकर, महातांत्रिक, अब हमें उस दिन ही पूर्ण रूप से चैन आएगा जब राजकुमारी प्रतिभा हमारी पत्नी बन जाएगी। हमें वह दिन अच्छी तरह याद है, जब दुर्गपुर के राजा भूदेव सिंह ने राजाओं की भरी सभा में हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कोई भी रूपसी हमारे साथ विवाह करने को तैयार न होगी, इसलिए हम अभी तक कुंवारे हैं। उनकी यह बात हमारे दिल को चुभ गई थी। हमने उसी समय प्रण कर लिया था कि हम उनके पुत्र का रिश्ता तुड़वा कर राजकुमारी प्रतिभा से किसी भी प्रकार विवाह करेंगे। आज तुम्हारे कारण हमारा वह प्रण पूरा हुआ। आज हम बहुत खुश हैं। चंद्रेश ने खुश होकर तांत्रिक अंजन देव को बहुत से पुरस्कार दिए। दूसरी ओर रानी ललिता राजकुमारी प्रतिभा से कह रही थी, राजकुमारी प्रतिभा, मैं तुम्हारा विवाह चंद्रदेश के राजा चंद्रेश के साथ करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों माँ? मेरा विवाह तो दुर्गपुर के युवराज जयदेव के साथ पिताजी महाराज पहले ही तय कर गए थे। फिर आप चंद्रदेश के राजा चंद्रेश के साथ मेरा विवाह क्यों करना चाहती हैं? राजकुमारी प्रतिभा, मैं तुम्हारे भले के लिए यह सब कर रही हूँ। भला एक अधेड़ व काने राजा के साथ मेरा विवाह करके आप मेरी कौन सी भलाई करना चाहती हैं माँ? प्रतिभा, हमसे जबान न लड़ाओ। अब वही होगा जो हम चाहेंगे। तुम्हारा विवाह युवराज जयदेव के साथ न होकर चंद्रदेश के राजा चंद्रेश के साथ होगा। तो मेरी भी बात सुन लो माँ, मैं भारतीय नारी हूँ और भारतीय नारी एक बार जिसे अपना पति मान लेती है उसी के साथ विवाह करती है। मैं भी मन ही मन युवराज जयदेव को अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए उनके अलावा और किसी को पति के रूप में नहीं वरूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। प्रतिभा, बहुत वाचाल हो गई हो तुम। अपनी माँ से जुबान लड़ाती हो। तुम माँ जरूर हो, लेकिन सौतेली माँ। अपनी बातों से आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि अपनी माँ अपनी होती है और सौतेली माँ सौतेली होती है। यदि आज मेरी सगी माँ जीवित होती तो वह मेरे साथ कदापि ऐसा न करती। प्रतिभा, तुम्हारे बोलने के लहजे से बगावत की बू आ रही है। हम यह बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहकर रानी ललिता ने ताली बजाते हुए कहा, कोई है? कोई है? तुरंत ही 2 सेविकाएं वहां हाजिर हो गई। रानी ललिता ने उन्हें आदेश दिया, राजकुमारी प्रतिभा आज से इस कक्ष में नजरबंद है। तुम दोनों को कक्ष से बाहर रहकर राजकुमारी प्रतिभा की निगरानी करनी होगी। जो आज्ञा महारानी। ध्यान रहे, राजकुमारी प्रतिभा इस कक्ष से एक पल के लिए भी बाहर न जाने पाए। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे महारानी जी। कहकर दोनों सेविकाएं कक्ष से निकल गई। तब रानी ललिता ने राजकुमारी प्रतिभा से कहा, प्रतिभा, इस कक्ष से अब तुम तभी बाहर निकलोगी जब तुम राजा चंद्रेश के साथ विवाह करने की स्वीकृति दे दोगी।
वह दिन कभी नहीं आएगा। मैं मर जाऊंगी पर राजा चंद्रेश के साथ विवाह नहीं करूंगी। प्रतिभा, मैं अभी यहाँ से जाकर राज पंडित से तुम्हारे विवाह का मुहूर्त निकलवाती हूँ। उसी मुहूर्त में राजा चंद्रेश के साथ तुम्हें विवाह करना होगा। आपको जो करना है कीजिए, मैंने अपना फैसला आपको सुना दिया है। सुनकर रानी ललिता क्रोध में दांत पीसती हुई कक्ष से निकल गई। तब, ओ मेरे भगवान, अब क्या होगा? क्या सचमुच ही मेरा विवाह युवराज जयदेव के साथ न होकर अधीर राजा चंद्रेश के साथ होगा? सोचकर राजकुमारी प्रतिभा की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी प्रतिभा के पास से आकर रानी ललिता ने तुरंत ही राज पंडित को बुलवाया। राज पंडित, राजकुमारी प्रतिभा का हम शीघ्र ही विवाह चंद्रदेश के राजा चंद्रेश के साथ करना चाहते हैं। आप विवाह का शुभ दिन बताइए। जो आज्ञा महारानी जी। राज पंडित ने तुरंत ही पंचांग निकालकर गणना प्रारंभ की। कुछ देर पश्चात, महारानी, यह तो बड़ी विचित्र बात हो गई। क्या हुआ राज पंडित जी? महारानी जी, राजकुमारी प्रतिभा और राजा चंद्रेश के नाम से विवाह का मुहूर्त आज से ठीक 6 माह पश्चात का निकला है, जबकि आप राजकुमारी का विवाह शीघ्र करना चाहती हैं। ओह, यह तो आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है राज पंडित जी। महारानी, अगर 6 माह से पहले राजकुमारी प्रतिभा और राजा चंद्रेश का विवाह कर दिया गया तो राज्य में भीषण अकाल पड़ जाएगा और राज्य में अकाल मौतें होने लगेंगी। इसलिए मेरी राय है कि विवाह 6 माह पश्चात ही होना चाहिए। ठीक है राज पंडित जी, यदि ऐसी बात है तो हम यह विवाह 6 माह पश्चात ही करेंगे। तत्पश्चात रानी ललिता राज पंडित को स्वर्ण मुद्रा की थैली देती हुई बोली, राज पंडित जी, यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि हम राजकुमारी प्रतिभा का विवाह राजा चंद्रेश के साथ करना चाहते हैं। जो आज्ञा रानी माँ। इधर जब भोजन लेकर दासी राजकुमारी प्रतिभा के पास पहुंची। ले जाओ, मुझे नहीं खाना है, मैं भूखी मर जाऊंगी, पर इस प्रकार कैद होकर भोजन नहीं करूंगी। दासी सिर पिटाकर उल्टे कदम में वापस लौट गई। राजकुमारी प्रतिभा बहुत परेशान थी। क्या करूं? इस प्रकार तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। तभी रानी ललिता ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। प्रतिभा, तुमने भोजन वापस क्यों भिजवा दिया? मेरी मर्जी, मैं भोजन खाऊं या ना खाऊं। तुम कौन होती हो यह सब पूछने वाली? क्या कहा? मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? ठहर, अभी बताती हूँ तुझे, कहकर तड़ाक आह। तत्पश्चात, ठीक है, मत खा खाना। जब 2-4 दिन खाने को भोजन नहीं मिलेगा तो तेरा दिमाग अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कहकर रानी ललिता कक्ष से बाहर चली गई। तब राजकुमारी प्रतिभा शैया पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। इधर जैसे ही रानी ललिता प्रतिभा के कक्ष से बाहर निकली, देखो मैना, रानी ललिता राजकुमारी प्रतिभा के साथ कितना क्रूर व्यवहार कर रही है। तोते, रानी ललिता औरत नहीं, डायन है। एक दिन इसका बुरा दर्जा होगा। तांत्रिक अंजन देव के द्वारा दी गई अधजली खोपड़ी के कारण रानी ललिता अब पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ सकती थी। ओह, ये तोता मैना मेरे बारे में ना जाने क्या उल्टी सीधी बक रहे हैं। मैं अभी उन्हें पकड़कर मजा चखाती हूँ, सोचकर रानी ललिता जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। ओह, ये तो उड़ गए। तब क्रोध में पांव पटकती हुई ललिता आगे बढ़ गई। दूसरे दिन ही रानी ललिता ने अपने विश्वसनीय दूत को बुलाकर कहा, तुम्हें चंद्रदेश पहुंचकर राजा चंद्रेश को यह पत्र देना है। जो आज्ञा महारानी जी। दूत पत्र लेकर राजा चंद्रेश के पास पहुंचा। महाराज, हमारी महारानी ने आपके नाम यह पत्र दिया है। राजा चंद्रेश ने दूत से पत्र लेकर पढ़ा। राजा चंद्रेश, हम अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। हमारे राज पंडित ने विवाह का मुहूर्त ठीक 6 माह बाद का निकाला है, इसलिए आपको सूचना दी जाती है कि 6 माह पश्चात राजकुमारी प्रतिभा का विवाह आपके साथ होगा। आपकी स्वीकृति के इंतजार में, रानी ललिता, प्रीतनगर। पत्र पढ़कर दूत, महारानी ललिता से कहना कि हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। हम 6 माह बीतने की प्रतीक्षा करेंगे। इधर राजकुमारी प्रतिभा को अपने कक्ष में कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन, राजकुमारी जी, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। क्या मैं आपके कुछ काम आ सकती हूँ? रूपा भला मेरे क्या काम आ सकती है? तभी, राजकुमारी जी, आप अपने आप को अकेली न समझना। मैं आपके साथ हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत की आवश्यकता हो मुझसे कहना। मैं जान देकर भी आपकी सहायता करूँगी। रूपा, तेरी बातों से मुझे बहुत बल मिला है। मैं तेरी बात याद रखूँगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।